हेलो बच्चा, ये हमारा सेकंड पार्ट है। अभी हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट के पेपर की मिड टर्म का, जो 16 अक्टूबर 2024 को हमारे पास हुआ था केमिस्ट्री का पेपर। उसके हमने 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब बात आती है 26वें क्वेश्चन से। ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो पीछे आंसर की देख सकता है। इवन मैंने समझाया भी है कि किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो बेटा, आपके पास H2 है, S2 है, O7 है। आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सल्फर का एक्स मानोगे। देखो हाइड्रोजन पे कितना होता है, +1 होता है। ऑक्सीजन पे -2 होता है बेटा। दो हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगा। सल्फर के लिए 2x हमने मान लिया यहाँ पे, क्योंकि दो सल्फर दिया है, एक का x होगा तो दो का 2x हो जाएगा। एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, 7 पे कितना होगा, -14 इक्वल टू 0। तो कितना बनेगा आपके पास, 2x माइनस में 12 इक्वल टू 0। x कितना आ जाएगा, +6 आपके पास आएगा। तो यहाँ पर आपके पास 26 का ए आपके पास आएगा +6 आंसर बेटा। आगे देखो, आपको बैलेंस करनी है इक्वेशन। देखो बैलेंस मैंने आपको बताया था बेटा, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में कैसे करते हैं। एसिडिक मीडियम है तो इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर आपको H पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। और जब आप लेफ्ट में H पॉजिटिव लगाते हो तो राइट में क्या लगाते हैं, ध्यान याद रखो, वाटर लगाते हैं। याद आया सभी को? बस आपको यही काम करके इसको बैलेंस करना था बेटा। जब आप बैलेंस करोगे तो देखो आपके पास 3 आपके पास SO2 यहाँ पे लगेंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो 3 के लिए यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएंगे, क्योंकि 3 सल्फर होंगे तो 3 ही आपके पास ये हो जाएंगे। ऑक्सीजन देखो 7 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 6 6 12 13, 13 4 4 तिये 12 और एक 13। अब आपके पास बैलेंस हो गए। यहाँ दो क्रोमियम है तो दो क्रोमियम यहाँ पर आ जाएंगे, और हाइड्रोजन भी दो हो जाएंगे क्योंकि वाटर के अंदर दो है। तो बेसिकली ये आपके पास बेटा क्या है, बैलेंसिंग इक्वेशन है। अगला क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास ओजोन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। यहाँ देखो बेटा, आपने ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड बनाना है, एक सिंगल बॉन्ड बनाना है। यही आपके पास आते हैं। दूसरी पोजीशन के अंदर लेफ्ट में डबल कर दिया, इधर सिंगल कर दिया। मैंने बताया है जहां डबल बॉन्ड वाला आपके पास आता है, दो ही बॉन्ड बनाता है, वहां 4 लोन पेयर आपको दिखाने हैं, तो यहाँ 4 आएंगे। ठीक है, जहां सिंगल होता है बेटा वहां पर कितने आते हैं, 6 आपको दिखाने हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे करके 6 दिखाने हैं। और बीच वाला डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ कितने बना रखे, 3। तो यहाँ कितना बनाओगे, सीधा एक आपके पास रह जाएगा। तो ये आपके पास क्या था, बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन की बात करी है NH3 के अंदर। NH3 का हमने बहुत बार निकाल लिया बेटा। NH3 आपके पास क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपके पास होता है। आप कर भी सकते हो, 2s2 2p 3 आपके पास होता है ना, तो 2s को यहाँ पर करो, p को यहाँ पर डालो, आपके पास p3 आपके पास है। देखो आपके पास NH3 आपके पास है ना बेटा। NH3 अगर आपके पास है, अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन चाहिए, 1 2 3 ऐसे करके काम करेंगे, तो ओवरऑल जब आप बात करोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपके पास निकल कर आ जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 28 में बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बोलता है, क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे बात होती है, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। आपको डाइपोल मोमेंट बताना है, कोवेलेंट करेक्टर बताना है, और बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है बेटा, किसके अंदर कम है किसके अंदर ज्यादा है। तो देखो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। हमारे पास देखो नाइट्रोजन का बॉन्ड कैसे बनाते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में करता है, फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है बेटा, मतलब 3 2 1। तो सबसे ज्यादा किसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर आपके पास क्या है बेटा, फ्लोरीन का। उसके बाद देखो कोवेलेंट करेक्टर है, लिथियम आपके पास केटायनिक सेम है, एनायन आपके पास अलग अलग है बेटा। तो हम क्या बोलते हैं, जितना एनायन का साइज बढ़ता है, फजान रूल यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, एनायन का साइज जितना ज्यादा बढ़ेगा कोवेलेंट करेक्टर भी बढ़ेगा। मतलब लिथियम आयोडाइड का सबसे ज्यादा, लिथियम ब्रोमाइड का होगा, फिर आपके पास लिथियम क्लोराइड का होगा। ऊपर देखो डाइपोल मोमेंट की बात की गई है। डाइपोल मोमेंट देखो बेटा, आप सबका डायग्राम बना लो। आपके पास S इधर H है, आपके पास ऑक्सीजन है, ये आपके पास सेम उसमें है, ऑक्सीजन फैमिली में ही सल्फर आता है। तो ऑक्सीजन फैमिली में जब सल्फर आएगा, क्योंकि ये छोटा एटम आपके पास है, ये बड़ा है बेटा, तो यहां से तो सीधा सा निकल जाता है, वाटर का आपके पास क्या रहेगा, H2S से ज्यादा रहेगा। अब BF3 के अंदर आप देखो डाइपोल मोमेंट, जब BF3 प्लेनर स्ट्रक्चर आपके पास होता है तो उसका वाटर से कम आता है। मतलब आपके पास जो ऑर्डर आपके पास बनेगा बेटा,
वो आपके पास बनेगा वाटर, फिर आपके पास H2S बनेगा, फिर आपके पास BF3 बनेगा। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली ऑर्डर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं 29th क्वेश्चन की तरफ। देखो 29th क्वेश्चन में पैराग्राफ आपको दे रखा है, मतलब केस बेस्ड स्टडी आपके पास है। अब केमिस्ट्री की खास बात पता है क्या होती है, आप केस ना भी पढ़ोगे ना बेटा, तो भी आपके आंसर निकल जाते हैं। अभी तक के जितने पेपर हैं सब में यही कहानी होती है, क्योंकि वहां से डिट्टो नहीं, थोड़ा सा चेंज करके कंसेप्चुअल आपसे पूछता ही पूछता है। देखो पहला क्या बोला है, प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सिलिकन एंड ऑक्सीजन। सिलिकन प्लस ऑक्सीजन ऐड होगा, क्या बनाएगा, SiO2 बनाएगा। सीधा सा आंसर है। आगे देखो कैटायन और एनायन लिखना है, विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद द आपके पास आर्गन। अब आर्गन के साथ जो आपके पास क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, एक केटायन लिखना है बेटा, केटायन और एनायन दोनों लिखना है। तो आपके पास एक के पॉजिटिव हो जाएगा, एक Cl नेगेटिव हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, आगे देखो इंक्रीजिंग आयनिक ऑर्डर, आयनिक साइज आपको लिखना है और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देना है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत बार पढ़ लिया, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा, याद है ना, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फील्ड आपके पास होता है, ज्यादा स्टेबल है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, फिर आपके पास क्या है, बोरोन की। ये वाला सिंपल ऑर्डर जाता है। ऊपर देखो आयनिक साइज है, देखो बेटा क्या है, Na पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है, आपके पास Al3 पॉजिटिव है। आयनिक साइज इंक्रीजिंग में बोला है इसने, तो सबसे ज्यादा आपके पास क्या है, हाँ, सबसे ज्यादा आपके पास चार्ज जितना आपके पास बड़ा होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा, मतलब सबसे ज्यादा सोडियम पॉजिटिव, फिर मैग्नीशियम आपके पास, और फिर एल्यूमिनियम। मैंने उल्टा बोला है, आप लेफ्ट से राइट भी बोल सकते हो, मैंने राइट टू लेफ्ट बोला है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, 29 क्वेश्चन हमारे बेटा हो गए हैं, 29 क्वेश्चन हो गया है। इसका और वाला पार्ट भी है, और वाला पार्ट भी देख लो आप लोग। ठीक है, और वाला पार्ट हमने कर लिया क्या, नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं किया। इधर देखो आपके पास क्या बोलता है, पहला बोल रहा है आपके पास एल्यूमिनियम लॉस द इलेक्ट्रॉन आपके पास सक्सेसफुली टू फॉर्म दिस, आपके पास दिस आपके पास विच स्टेप विल हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी कौन से वाला जाएगा, जब Al2 पॉजिटिव आपके पास इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा Al3 पॉजिटिव में, क्योंकि स्टेबल बनेगा, वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा जाएगी, तो ये वाला स्टेप आपको लिखना था। आगे देखो सीजियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है लिथियम से, क्यों, क्योंकि आपके पास साइज आपका बड़ा होता है। सीजियम का साइज क्या होता है बेटा, बड़ा होता है, इसी वजह से एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है। पहला देखो, ड्रॉ द बाउंड्री सरफेस डायग्राम, मतलब शेप पूछ रहा है किसकी, dx² - y, ये x ये y, क्या करते हो, ऑन द एक्सिस आपके पास होता है। आगे बोलता है नेम द रीजन आपके पास वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज जीरो, जहां इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की पॉसिबिलिटी बेटा जीरो होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो ये बीच में आपके पास क्या है, नोड है। यहाँ देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बताना है, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ लिया है बेटा, कि अगर साई लिखा है तो उसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। लेकिन अगर साई स्क्वायर कर दिया उसका मतलब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी आपको कौन बताता है, साई स्क्वायर बताता है, यही आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एन आपके पास एंड द एल फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द स्पेरिकल शेप्ड ऑर्बिटल ऑफ द सेकंड शेल आपके पास। ठीक है, मतलब आपसे क्या बोल रहा है, 2s ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, 2s ऑर्बिटल के अंदर n और l बताना है। n की वैल्यू बेटा 2 होगी, l की वैल्यू s के लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे देखो, व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउ द g ऑर्बिटल। जी ऑर्बिटल आपके पास कहां से शुरू होता है, एल की वैल्यू याद करो किससे शुरू होगा आपके पास, ऐसे भी करके देख लो, नीचे करके देख लेते हैं। आपके पास देखो बेटा 3D आपका शुरू होता है, 4 से F शुरू होता है, 5 से G शुरू होता है, तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, आपके पास N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास 5 आ जाएगी आपके पास। लेकिन अगर आप L की वैल्यू देखोगे, L की वैल्यू SPDFG 0 1 2 3 4, एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है। ठीक है, ये ध्यान में रखो, क्वेश्चन के अंदर
क्या पूछ रहा है, इसने एल की वैल्यू पूछा है तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके पास 4 हो जाएगी, मतलब एन की वैल्यू से एक कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31, मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की डेफिनेशन आप लिख ही लोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो भाई, क्रोमियम की कितना होता है 3d5 4s1, आगे आर्गन लिखना मत भूलना। आगे देखो क्यों डिफरेंट होती है बेटा, क्यों, क्योंकि डी आपका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है और वो आपके पास क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, तो यही रीजन आपको यहाँ पे लिखना था। अगला देखो, इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट इज दिस, कैलकुलेट द डी ब्रोगली, आपके पास वेवलेंथ है वो आपको यहाँ पर बतानी थी। तो सीधी सी बात है, लैम्डा क्या हो जाएगा, एच बाई एम वी आपके पास हो जाएगा। आपको सबकी वैल्यू लिखनी है, एच की वैल्यू आपको दे रखी है, देखो एम ई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया है, वी आपको दिया है, बेटा सारी वैल्यू आपको पुट करनी थी, आंसर निकालना था 3.3 इंटू 10⁻⁻, आपके पास 10 के अराउंड है, कैलकुलेट कर लेना 10 आएगा, एक बार देख ही लेते हैं। ठीक है, ऊपर 10 की वैल्यू -34 आएगी, नीचे देखो आपके पास वेलोसिटी एच, एच देखो इधर आपके पास मास में 10 की पावर -3 आपके पास है, 10 की पावर 6 आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर तीनों को ऊपर ले जाओ, वैल्यू आपके पास माइनस हो जाएगी, मतलब 10 की पावर -34 प्लस 31 -6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 34 में से 31 गए 3, तो -3 -6 आपके पास तो कितना आएगा, -9, और अगर वैल्यू ऊपर नीचे होने में आई होगी तो यहाँ पे माइनस आएगा बेटा आंसर में। ठीक है, तो माइनस करके लास्ट में क्या आएगा बेटा, मीटर आएगा, तो ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, आपका सिग्निफिकेंट होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, मैक्रो के लिए नहीं होता। तो मैं फिर से वही है, आप क्या करते हो बेटा, यहाँ पे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखते हो, एक बार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख के करो, एक बार मास ऑफ कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल आप कर सकते हो, 1 mm मान के आप यहाँ पर क्वेश्चन को कर सकते हो। तो वैल्यू आपके पास क्या आती है, बहुत छोटी वैल्यू आएगी जब आप मैक्रो के लिए बात करोगे, वही रीजन आपको देना है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। थोड़ा सा रब कर लेते हैं, खिचड़ी सी पकी हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो जरूर शेयर करना। बी, बी वाला पार्ट देखो, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम दिस, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिटल, क्या हो जाएगा, सीधी जो भी वैल्यू आपके पास है इसको 5 स्क्वायर से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर निकलाएगा 8.72 समथिंग, 10 की पावर 20 समथिंग आपके पास आंसर आएगा बेटा। ठीक है, आगे देखो, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बोर फिफ्थ ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर आपको रेडियस निकालनी है तो क्या होगा, ए नोट एन स्क्वेयर अपॉन में जेड स्क्वेयर, वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे आंसर आएगा 132.5 पिकोमीटर, 1322.5 पिकोमीटर आंसर आएगा बेटा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आप डेफिनेशन लिख लोगे, कराई हुई है। हाउ आर द 0.5 मोलैलिटी एंड मोलैरिटी डिफरेंस, लिखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखो। मोलैलिटी का मतलब है 0.5 मोल ऑफ NaOH आपके पास प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट बेटा, और मोलैरिटी के अंदर 0.5 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये आपके पास क्या था, डिफरेंस था। अगला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या कहता है, आगे इसने बोला है डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद दिस इक्वेशन, आपके पास हैबर प्रोसेस दिया है। आगे बोला है कैलकुलेट द मास, आपके पास कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ दिस रिएक्ट विद दिस आपके पास, तो बेसिकली आपसे मास यहाँ पर पूछा गया है, इसके सी पार्ट के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, नीचे आपसे डिफाइन आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट भी बोल रहा है। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ भूल गए, इधर देखो आपके पास देखो हो क्या रहा है, आपके पास N2 है बेटा, मतलब एक लिख लेते हैं एक बार दोबारा से, थोड़ा साफ जगह लिख लेते हैं, यहाँ राइट साइड में करते हैं। देखो क्या है, N2 प्लस 3H2 क्या बना रहा है, आपके पास 2NH3 बना रहा है, मतलब 1 मोल आपके पास N2 का रिएक्ट करता है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, 2 मोल आपके पास अमोनिया के बनते हैं। ये बात समझ में आई सभी को।
ठीक है, इसका मतलब अगर मैं नाइट्रोजन की बात करती हूँ, 1 मोल किसके इक्वल होता है बेटा? 28 ग्राम के इक्वल होता है। हाइड्रोजन के किसके इक्वल होगा? 6 ग्राम के इक्वल होगा। हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की ही बात करनी है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ना कि 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ। 1 ग्राम कितने का करेगा बेटा? 6/28 में करेगा। ऊपर देखो, ऊपर कितना दिया हुआ है आपके पास? 2000 नाइट्रोजन आपके पास कितनी है? 2000 बेसिकली आपको ग्राम दिया हुआ है। देखो 2 पॉइंट इंटू 10⁻³ मतलब कितना होता है? 2000 ही तो होता है ना। तो 2000 का अगर आपको निकालना है बेटा, तो मल्टीप्लाई 2000 आ जाएगा। तो जब आप इसका आंसर निकालोगे कितना आएगा? 428.6 ग्राम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप नाइट्रोजन और अमोनिया का निकालना चाहोगे, तो आप लिखोगे 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड करता है 34 अमोनिया, क्योंकि 1 मोल अमोनिया आपके पास, देखो इधर देखो इक्वेशन में 2 मोल था ना, 2 मोल अमोनिया किसके इक्वल होती है? 34 के। 1 में क्या आएगा आपके पास? 34/28 आएगा बेटा। 2000 के अंदर कितना आएगा? मल्टीप्लाई 2000 कितना आएगा? 2.42 किलोग्राम आपके पास आएगा। ठीक है, यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट अगर आपसे बात आती है, तो वो आपके पास यहाँ पर नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई, इसको थोड़ा सा रब कर लें ताकि आगे इजीली हो जाएगा। आगे देखो भाई, लिमिटिंग रिएजेंट, जो कंप्लीट लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास क्या होता है बताना है आपको, जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है। व्हाट इज द मास ऑफ वन आपके पास कार्बन एटम इन ग्राम? ठीक है, मास ऑफ वन कार्बन एटम का पूछा है बेटा इन ग्राम, तो क्या लिखोगे? 6.022 इंटू 10⁻23 जो एटम्स आपके पास हैं, किसके? कार्बन के आपके पास, उसका मास कितना होता है? हैज द मास 12 ग्राम आपके पास। एक एटम में कितना करेगा? 12/एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, एक ही एटम में आपसे पूछा है, तो आपका इसको सॉल्व करके आपको आंसर लिखना था 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम आपका आंसर आएगा। सी पार्ट देखो बेटा, इसने बोला है द डेंसिटी ऑफ, आपके पास कलर चेंज कर लेते हैं, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एक्वस NaOH इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी क्या होती है बेटा? आपके पास मोल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आता है? मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास आता है। मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास आता है, किस में आता है? केजी के अंदर आता है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, ये क्वेश्चन इजी, आप इजीली भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालो सॉल्यूट के। ठीक है, आप यहाँ पे सॉल्वेंट का मास लिखो केजी के अंदर, दोनों को डिवाइड करो बेटा, मोलैलिटी आपके पास आएगी 2.79, आपके पास इतना आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, इसी लेक्चर के अंदर सारा पार्ट खत्म करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल हैज द बेंट स्ट्रक्चर एंड CO2 हैज द लीनियर। रीजन बताना है। आप वेस्पर थियरी के अंदर बता दो बेटा, वेस्पर थियरी के अकॉर्डिंग बेंट क्यों है? आपके पास वाटर के अंदर क्या होता है? H2O के अंदर ऑक्सीजन का 6 आपके पास -2, मतलब 4/2, मतलब 2 लोन पेयर है बेटा, 2 बॉन्ड पेयर है, इसीलिए आपके पास क्या बनता है? बेंट बनता है। अब CO2 का क्या है? लीनियर आपके पास बनता है आपके पास, तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, वाई BeH2 मॉलिक्यूल हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट ऑल्दो Be हाइड्रोजन बॉन्ड आर द पोलर। ठीक है, आपको बताना है कि ये एंगल इतना एक दूसरे के क्यों होता है, तो आप बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे एक देखो, आप BeH2 देखोगे बेटा, ये आपके पास क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इक्वल आपको मतलब वो देखने को मिलेगा, मतलब दोनों क्या है? 180 डिग्री पर प्रेजेंट है, तो ओवरऑल क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे इफेक्ट को। तो आप क्या बोलोगे कि डाइपोल मोमेंट जो आपके पास है वो कितना आएगा बेटा? 0 आएगा आपके पास, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 इसी रीजन से है। अगला क्वेश्चन देखो, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज हायर देन द, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है H2S के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपके पास, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वाटर के अंदर, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास होते हैं, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। H2S में किसी भी तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है।
अगला क्वेश्चन देखो, बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 इज 107। ये भी हमने पढ़ा है कि आपके पास इस तरह से क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन देखने को मिलती है। अब अगर आप अमोनिया की बात करोगे, एक क्या होता है बेटा, लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट होता है ना, तो यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से एंगल क्या कर जाता है, जनरल सिमेट्रिकल वाले से एंगल डिक्रीज कर जाता है, और फाइनली कितना होता है, 107 आपके पास होता है। आगे बोलता है कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रोंग होता है पाई से। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपके पास एक्सियल ओवरलैपिंग, आप सीधा एक वर्ड में लिख सकते हो, एक्सियल ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलती है। या आप लिख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग है वो आपके पास ज्यादा होती है पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में, इसीलिए ये स्ट्रोंग होता है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। देखो बेटा, ये क्वेश्चन जब हमने पढ़ा था ना, हमने कंपैरिजन में पढ़ा था कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल आपके पास है, उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पैरा के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जहां पर हमने एसोसिएशन वाला क्वेश्चन पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान में होगा तो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बतानी थी, तो आप बताओगे यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आगे देखो, टाइप ऑफ आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, किसमें बतानी है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, आपके पास ये जो स्टार वाला आपके पास है, इसके अंदर आपको बताना था बेसिकली, इस स्टार वाले कार्बन पे। तो देखो, जहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, मैं हमेशा बताती हूँ ट्रिपल बॉन्ड के साइड वाले कार्बन हमेशा क्या होते हैं बेटा, sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp हो जाएगी। तो ये आपके पास पूरा पेपर था इवनिंग शिफ्ट का। आप मुझे बताना कि आपके मार्क्स कितने आए।